नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महिमा इंस्टीट्यूट में। आज हम एसएससी जीडी से संबंधित बात करेंगे। एसएससी जीडी वनडे एग्जाम्स इनसे संबंधित जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आज से शुरू हो रही है सीरीज। और इस सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे। पहले पॉलिटी की हम बात करेंगे, हमारे संविधान की बात करेंगे आज पहली बार हम लोग। चलिए, तो आज से हम लोग पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। पॉलिटी संबंधित जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और आज आधे घंटे की क्लास में हम लोग पूरे पॉलिटी को करेंगे। जो आपके लिए क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम्स में, जो पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं आपको बताऊंगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो हमारे 1934 में एक व्यक्ति आए, M.N. रॉय। इन्होंने पहले संविधान सभा की स्थापना के प्रस्ताव रखा। 1938 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आप जानते ही हैं। इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन जो किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार। अब बात यह है कि ये तो बोल दिया उन्होंने। उसके बाद में 1946 का समय आया। 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया था और कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का जो गठन हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ संविधान सभा का गठन। दूसरी बात यह है कि संविधान सभा जो हमारी बनी थी, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसी डेट को इसका गठन का दिन भी माना जाता है। इस दिन अध्यक्ष जो बनाए गए थे, सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। और सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष बने, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को एक दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्ष बन गए। उपाध्यक्ष बने थे H.C. मुखर्जी। कौन बनाए गए? H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए गए। और B.N. राव संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। और हमारे संविधान का पहला जो प्रारूप बनाया था वो B.N. राव के द्वारा बनाया गया था। तो संविधान का पहला प्रारूप B.N. राव के द्वारा बनाया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा की 13 दिसंबर को एक और बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारी संविधान सभा में एक ये उद्देश्य प्रस्ताव आया था। उसके आधार पर हमारी प्रस्तावना बनी है। संविधान प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। इसलिए प्रस्तावना का दूसरा नाम भी क्या होता है? उद्देशिका कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है। ये जो प्रस्ताव है 13 दिसंबर को आया था और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया। 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था उद्देश्य प्रस्ताव। इसी के आधार पर हमारी प्रस्तावना का निर्माण हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। उसके बाद में 3 जून का समय आया। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए एक माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना, जिसके द्वारा भारत का विभाजन 2 देशों में कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। इससे पहले, इसके बाद में 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने तिरंगा झंडा अपनाया, अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, तिरंगा झंडा। इस तिरंगा झंडा को अपना लिया और इसका जो अनुपात होता है 3/2 होता है दोस्तों। क्या होता है? 3/2 होता है। चलिए, यानी कि 3/2 का मतलब ये है कि हमारा तिरंगा झंडा ऐसा है, ऐसे में 3 होगा ये और 2 ऐसे होगा। चलिए, उसके बाद में 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था।
उसके बाद ये हुआ कि 29 अगस्त 1947 का दिन आया, जिस दिन हम लोगों ने प्रारूप समिति का गठन किया। और प्रारूप समिति जो थी वो हमारे संविधान को बना रही थी, और प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब। इसमें कुल 7 सदस्य थे, अम्बेडकर जी को मिलाकर 7 सदस्य थे, इसके 6 सदस्य और थे। इस प्रकार इस प्रारूप समिति ने संविधान बनाया, और संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। 60 देशों से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा, और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, और इसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया। और संविधान को लागू क्यों किया था इस दिन, 2 महीने बाद क्यों किया था, इसका एक ऐतिहासिक कारण था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें ये प्रण किया गया था, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हम लोगों ने हमारा संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसको लागू किया था। उसके बाद जब संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे दोस्तों, 8 अनुसूचियां थी, और एक प्रस्तावना थी, और 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे। लेकिन वर्तमान में ये भाग गिनती में तो 22 ही हैं, लेकिन का खा करके 25 हो गए हैं, अनुसूचियां बढ़ के 12 हो गई हैं, प्रस्तावना एक ही है, और अनुच्छेद भी 395 वैसे गिनती में है, लेकिन 470 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। हमारा संविधान बन चुका था, और संविधान जब बना था हमारा, तो उस वक्त हम लोगों ने 395 अनुच्छेद रखे, 22 भाग थे, और 8 अनुसूचियां थी। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा जब मूल संविधान बना था उसमें कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, तो 8 थी। कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अगर इन अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची में हमारा दिया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में सैलरी यानी कि वेतन भत्ते दिए गए हैं, वेतन भत्ते दिए गए हैं। तीसरे में शपथ दिया गया है। क्या दिया गया है? शपथ दिया गया है। चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। क्या दिया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं वो हैं 11 राज्यसभा की, और टोटल अगर बात करें पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो सीट है राज्यसभा की वो है 31 उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में है 11। 5वीं जो अनुसूची है उसमें SC और ST से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों क्षेत्रों के ST से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। किंतु अगर दोनों में टकराव या विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं, 22 भारतीय भाषाएं दी गई हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। अब 9वीं अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं थी, इसको जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून रखे गए। क्या रखे गए थे दोस्तों? भूमि सुधार से संबंधित कानून रखे गए। 10वीं जो अनुसूची थी इसमें दल बदल कानून रखा गया,
दल बदल कानून, और दल बदल कानून को रखा गया तो इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसमें पंचायतें रखी गई, ग्राम पंचायतें, पंचायत रखा गया, और इसको पंचायतों को 9 भाग में रखा गया, भाग 9 में, और भाग 9 में रखा गया इसको, और इसमें 29 विषय रखे गए। 12वीं जो अनुसूची है हमारी, इसमें नगर पालिका रखी गई, और इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया था, लेकिन नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया दोस्तों, और इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया 9 का, इसमें 18 विषय रखे गए। इस प्रकार हमारी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां। अगर हम भाग 1 की बात करें, भाग एक में जो दिया गया है तो उसमें है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। भाग 1 में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है दोस्तों। हमारे राज्यों को इसलिए बनाया गया है कि इसमें हम लोग सभी लोग अच्छे से प्रशासन की दृष्टि से ठीक से रहें और प्रशासन ठीक से हो सके, इसलिए किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी संसद। अनुच्छेद 3 कहता है कि हमारे पुराने राज्यों के सीमाओं में और नामों में परिवर्तन कर सकेगी संसद, और अनुच्छेद 4 कहता है ये सभी काम साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। भाग 2 में नागरिकता दी गई है दोस्तों, और नागरिकता भाग 2 में दी गई है, और ये दिया गया है 5 से 11 अनुच्छेद तक। नागरिकता हमारी भारत की एकल नागरिकता है। हम भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। हम भारत के नागरिक हैं, पूरे भारत में एक ही वोटर कार्ड चलता है, तो भारत के नागरिक हैं। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो 12 से 35 तक दिए गए हैं दोस्तों। 12 से 35 तक दिए गए हैं भाग 3 में। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान का मैग्ना कार्टा। दूसरी बात यह है कि हमारे जो संविधान है भाग 3, संविधान में भाग 3 जो लिया गया है, मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से ये लिए गए हैं। 12 से 35 अनुच्छेद तक दिए गए हैं। हमारे 6 मूल अधिकार हैं दोस्तों। कितने हैं? 6। लेकिन मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। अब 7वां जो मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हमने हटा दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसको हटा दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हम लोगों ने इसको हटा दिया है। अब हमारे केवल 6 मूल अधिकार है। एक पहला अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक है दोस्तों। फिर पांचवा है अल्पसंख्यकों का संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा, अल्पसंख्यकों का संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये है हमारे 29 और 30 में। और आखिरी है 6वां हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ये हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है और अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, क्योंकि मूल अधिकारों के हनन के बाद हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों को हम लागू करवा सकते हैं। इसलिए ये वाद योग्य होते हैं, न्याययुक्त होते हैं, हम लोग इनके हनन पर न्यायालय जा सकते हैं। भाग हमारा 4 आता है। भाग 4 में हमारे दिए गए हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दोस्तों 36 से 51 तक दिए गए हैं। कहां से कहां तक दिए गए हैं? 36 से 51। इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ये अबाध योग्य होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? अबाध योग्य होते हैं। इनके हनन पर हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते, इनको लागू नहीं करवाया जा सकता। और ये कल्याणकारी होते हैं। क्या होते हैं? कल्याणकारी। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों कि कैसे होते हैं कल्याणकारी, अबाध योग्य और स्थायित्व में कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिए हैं और 36 से 51 भाग 4 में ये दिए गए। भाग 4 का की बात करें, भाग 4 का, इसमें मूल कर्तव्य हैं। क्या है? मूल कर्तव्य है दोस्तों। और मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976। और 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए, क्योंकि एक स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की और इस समिति की सिफारिश के आधार पर हम लोगों ने ऐसा काम किया कि हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब मूल कर्तव्य जिस देश से लिए गए हैं उसका नाम है रूस। कहां से लिए गए हैं दोस्तों? रूस के संविधान से हम लोगों ने ये लिए हैं। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए हैं। तो मूल कर्तव्य हमारे 1976 में 10 जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हम लोगों ने एक मूल कर्तव्य और जोड़ा, जिसको कहते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये जोड़ दिया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले की, भाग हमारा 5। भाग 5 में संघ सरकार दी गई है। संघ सरकार है दोस्तों। संघ सरकार की अगर बात करें तो ये 52 से लेकर 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक दी गई है। इसमें कार्यपालिका जो दी गई है, कार्यपालिका में 52 से लेकर 78 तक आती है। इसमें राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, मंत्री परिषद आती है, प्रधानमंत्री आते हैं, साथ में महान्यायवादी आता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े कानून अधिकारी माने जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें हमारे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के चुनाव होता है। राष्ट्रपति के लिए पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति अगर बनना है तो भारत का नागरिक। दूसरी बात है, राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है दोस्तों, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों। और तीसरा, लोकसभा के सदस्य बनने के लायक होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। साथ में लाभ के पद पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो राष्ट्रपति बन रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या करते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जबकि इनको हटाया जाता है तो इन पर महाभियोग लाया जा सकता है और 14 दिन पहले इनको नोटिस देना होता है। और इनको हटाना है तो लोकसभा और राज्यसभा के
सभी सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गए हमारे राष्ट्रपति। अगर मंत्रिपरिषद की बात की जाए, उपराष्ट्रपति की बात करें पहले हम लोग। उपराष्ट्रपति 63 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति। अगर इन उपराष्ट्रपति किसी को बनना है तो पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण होनी चाहिए। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। अगला अगर बात करें तो ये किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति उनका पद ग्रहण करते हैं और उनकी शक्तियों का निर्वहन करते हैं। सामान्यतः उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग लेते हैं। चलिए, उसके बाद में मंत्रिपरिषद आती है। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि हमारी एक मंत्रिपरिषद होगी और ये मंत्रिपरिषद में अधिकतम 15% सदस्य होते हैं। मंत्री इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री मुख्य विभागों के मंत्री होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, यही सरकार के फैसले लेते हैं। राज्य मंत्री इनको सहायता देने के लिए या तो इनको राज्य मंत्रियों को या तो हम लोग स्वतंत्र प्रभार दे सकते हैं या इनको सहायता देने के लिए अलग से एक सहायता वाला विभाग दे सकते हैं। उप मंत्री इनके सहायक होते हैं राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के, लेकिन कैबिनेट मंत्री बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कैबिनेट मंत्री ही हमारी सरकार को चलाते हैं। अधिकतम कितने % सदस्य हो सकते हैं मंत्री परिषद में? तो 15% सदस्य हो सकते हैं। अब मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री दिए गए हैं, प्रधानमंत्री किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 75 में। अब प्रधानमंत्री का दोस्तों चुनाव नहीं होता है, इसकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है दोस्तों। चुनाव प्रधानमंत्री के जो दावेदार होता है व्यक्ति, उसका चुनाव होता है संसद के सदस्य के रूप में, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में इसकी नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। कौन करेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति जब नियुक्ति करेंगे तो ये राष्ट्रपति से कहेंगे कि हमें कौन कौन को मंत्री बनाना है, उन लोगों को मंत्री बना दिया जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारी संसद की। इसकी दोस्तों संसद हमारी 79 से लेकर 122 तक दी गई है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है, क्योंकि राष्ट्रपति इस दोनों के द्वारा कोई पारित बिल, विधेयक को राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बन सकते। इसलिए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। अगर हम बात करें तो लोकसभा 81 अनुच्छेद में दिया गया है, राज्यसभा 80 में दिया गया है और राष्ट्रपति आप जानते ही हैं 52 में दिया गया है, और संसद जो दिया गया है वो 79 में दिया गया है। अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक टेबल बनाते हैं। तो लोकसभा की पहले बात करते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें भरी जा सकती हैं, लेकिन अभी भरी जाती है 545 सीटें। अब इसमें 545 में 2 एंग्लो इंडियन के लिए थी, जिनको हटा दिया गया है, अब इसमें नहीं भरी जाती हैं दोस्तों। उसके बाद में हम बात करें 545 में से सबसे अधिक जो सीटें हैं वो किस राज्य में है? तो वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें एमपी में 29 सीटें लोकसभा की हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें से एससी के लिए जो रिजर्व है लोकसभा में वो 84 सीटें हैं, और एसटी के लिए हैं रिजर्व 47 सीटें। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? अधिकतम 250 हो सकती हैं दोस्तों। भरी कितनी जाती हैं? 245 सीटें भरी जाती हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान इन क्षेत्रों से नॉमिनेट करता है, यानी कि मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 12 लोगों को। ठीक है दोस्तों, और सबसे अधिक राज्यसभा की जो सीटें हैं वो भरी जाती हैं यूपी से,
और यूपी से जो भरी जाती हैं उसकी अगर बात करें तो वो भरी जाती हैं 31, और एमपी से जो भरी जाती हैं उसकी बात करें तो वो 11 सीटें। ये जो सीटों का निर्धारण है वो 1971 की जनगणना के आधार पर चल रहा है दोस्तों। कौन सी जनगणना? 1971। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। क्या होने चाहिए? 25 वर्ष। उसके बाद में ये अस्थायी सदन है दोस्तों, ये निम्न सदन कहलाता है और इसका विघटन होता है। इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष कार्यकाल होता है दोस्तों। और इसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। कैसे चुनाव होता है? प्रत्यक्ष, यानी कि जनता वोट डालती है। राज्यसभा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। एक कैसा सदन होता है? ये स्थायी सदन होता है। इसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। इसका कभी विघटन नहीं होता, पूरी तरह से विघटन इसका नहीं होता, स्थायी सदन है और इसको उच्च सदन भी कहते हैं। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता इसका चुनाव नहीं करती है, विधायक इसके लिए चुनाव डालते हैं, राज्यसभा के सांसद। अब हम लोग चलते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा हो गई दोस्तों। ये जब बिल पारित करते हैं तो राष्ट्रपति साइन करते हैं, तो उसके बाद में राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तब वो कोई विधेयक कानून। अगर हम विधेयक की बात करें तो 107 में साधारण विधेयक दिया गया है और साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकती है जिसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, और संयुक्त बैठक में जो होता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति जिसको बुलाते हैं संयुक्त बैठक को, वो होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, उसकी अध्यक्षता करते हैं। 110 में धन विधेयक है जिसको केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में इसकी शक्तियां 0 होती हैं। वो संशोधन कर भी सकता है लेकिन उसको नहीं मानेगी लोकसभा। ठीक है। 112 में बजट दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? बजट। और 117 में दिया गया है वित्त विधेयक, और 368 में दिया गया है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए। अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय। जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे भाग 5 के 124 से 147 तक दिया गया है। और 123 में क्या है दोस्तों? 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब सदन नहीं चल रहा। 124 से 147 तक तो ये कहा जाता है उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद में, तो 124 में दिया गया है। तो किसमें दिया गया है? 124 में दिया गया है। हमारे भाग 5 में ये दिया गया है। हमारे टोटल भाग में अगर बात करें हमारे उच्चतम न्यायालय में कितने लोग हैं, तो हमारे अभी तक 34 न्यायाधीश है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। इसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। इसका मुख्यालय कहां पर? दिल्ली। दिल्ली। हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है? एकल न्यायपालिका है दोस्तों। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा एक ही सिस्टम चलता है, एक जैसे कानून अप्लाई होते हैं। एकल न्यायपालिका है। क्या है? एकल न्यायपालिका है। इसको सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। ये आखिरी अपीलीय न्यायालय है। कैसा है? आखिरी अपीलीय न्यायालय है दोस्तों। कोई भी केंद्र और राज्यों के बीच में अगर झगड़ा होता है, संविधान का व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। संविधान की व्याख्या करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। संविधान राज्य हमारे संसद द्वारा पारित अधिनियमों की समीक्षा करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा दोस्तों। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे, मेन अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 324 में निर्वाचन आयोग दिया गया है, भारत का निर्वाचन आयोग, जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव करवाते हैं। निर्वाचन आयोग 324 में दिया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? वित्त आयोग दिया गया है। और अगर हम आगे बात करें, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अगर हम आगे बात करें हमारे, तो अनुच्छेद 338 में एससी आयोग दिया गया है। 338 ए में एसटी आयोग है और 338 बी में ओबीसी आयोग है।
क्या है दोस्तों? ओबीसी आयोग। तो ये था आप लोगों का एक ओवरव्यू दोस्तों। तो कैसा लगा जरूर बताएं, और ऐसे ही आप लोगों को हर सब्जेक्ट के वनडे एग्जाम्स के लिए, एसएससी वगैरह सभी एग्जाम के लिए आप लोगों को चीजें मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।